बहुत समय पहले आर्यावर्त नामक एक विशाल राज्य था। हरे भरे खेतों, घने जंगलों और निर्मल नदियों से भरा ये राज्य अपनी समृद्धि और धर्मप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। परंतु इस समृद्ध भूमि के एक कोने में स्थित था एक छोटा सा गांव, धनकपुर, जहां की मिट्टी में मेहनत की महक थी, मगर भाग्य हमेशा सब पर समान मेहरबान नहीं था। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान धरणी सेन अपने परिवार के साथ। उसका बेटा था अर्जुन सेन, एक दुबला पतला पर तेजस्वी नेत्रों वाला बालक, जिसकी उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष की थी। धरणी सेन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वर्षों से पड़े सूखे ने उसकी फसलें उजाड़ दी थीं। परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी अर्जुन सेन के पिता हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर जाते और हल चलाते हुए कहते, बेटा, भाग्य नहीं, मेहनत ही असली पूजा है। जो धरती को अपना मंदिर समझे, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। अर्जुन सेन पिता की बातों को मन में उतार लेता। वो जानता था कि गरीबी एक बोझ नहीं बल्कि एक परीक्षा है। गांव के अन्य बालक जब खेलते तो अर्जुन सेन अपने पिता के साथ खेत में काम करता। दिन ढलने पर वो मिट्टी से सना हुआ घर लौटता, पर आंखों में हमेशा एक चमक होती, कुछ करने, कुछ बनने की। धनकपुर गांव में अमीर जमींदार भी रहते थे। उनमें से सबसे प्रभावशाली था वीरेंद्र सिंह, जिसके पास सैकड़ों बीघे खेत और नौकर चाकर थे। उसका बेटा राजवीर गांव के अन्य बच्चों को नीचा दिखाने में आनंद लेता था। जब भी अर्जुन सेन पुराने कपड़ों में स्कूल जाता, राजवीर हंसकर कहता, अरे ये देखो मिट्टी का बेटा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, बैल बनेगा या हल बनेगा। गांव के बच्चे हंसते, पर अर्जुन सेन केवल मुस्कुराता और कहता, हंसो मत, एक दिन यही मिट्टी मुझे ऊंचा उठाएगी। उसकी ये बात सबको अजीब लगती, पर उसके भीतर जो आग थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अर्जुन सेन की माँ सुहासिनी बहुत धर्मपरायण और स्नेही स्त्री थी। वो रोज शाम को दीप जलाकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को इतना बल देना कि वो अपने कर्म से अपना भाग्य बना सके। कई बार घर में अनाज तक नहीं बचता, पर माँ बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन अर्जुन सेन के माथे पर हाथ रखकर मुस्कुराती, बेटा, भूख से डरना मत। भूख वही महसूस करता है जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग हो। इन शब्दों ने अर्जुन सेन के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजमहल में खेती किसानी से जुड़ी एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। कौन सबसे उपजाऊ बीज और सबसे अच्छी फसल उगा सकता है। विजेता को राजा स्वयं रजत पदक और सोने की नाव से सम्मानित करेगा। पूरा गांव उत्साह से भर उठा। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत दर्जनों मजदूर लगाकर खेत तैयार करवाए। उधर धरणी सेन ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, हमारे पास बस आधा बीघा खेत है और सूखी मिट्टी, क्या हम भी कोशिश करें? अर्जुन सेन ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जीत जमीन की नहीं, इरादे की होती है। हमें कोशिश करनी ही चाहिए। धरणी सेन ने सिर हिलाया। दोनों पिता पुत्र ने दिन रात एक कर दिए। वे न केवल खेत जोतते बल्कि मिट्टी में नई तकनीकें अपनाने की सोचते, जैसे फसल को सींचने के लिए पास की नदी से नहर बनाना, जैविक खाद तैयार करना और मिट्टी में संतुलन बनाए रखना। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे ये गरीब क्या जाने खेती की प्रतियोगिता क्या होती है, राजा उन्हें कभी नहीं देखेगा। पर अर्जुन सेन के कानों में ये बातें गूंजती नहीं थीं। प्रतियोगिता से एक सप्ताह पहले अचानक तेज आंधी और बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया। वीरेंद्र सिंह के खेतों का थोड़ा नुकसान हुआ, पर उसके नौकरों ने संभाल लिया। लेकिन धरणी सेन का आधा बीघा खेत पूरी तरह नष्ट हो गया। धरणी सेन निराश होकर बैठ गया। वो बोला, अब क्या बचा बेटा, भगवान भी जैसे हमारी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। अर्जुन सेन ने पिता का हाथ थामा और कहा, नहीं पिता, भगवान कभी मेहनती का मजाक नहीं उड़ाता। ये तो बस परीक्षा है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। उसने रात भर मेहनत की, टूटे बांसों से नहर को फिर बनाया, मिट्टी को सुखाने की कोशिश की और बीज दोबारा बोए। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसकी आत्मा और प्रबल हो गई।
जब प्रतियोगिता का दिन आया तो सब गांव वाले अपने अपने खेतों के साथ राजमहल पहुंचे। राजा विक्रमदेव स्वयं निरीक्षण करने आए। उन्होंने हर खेत देखा, कहीं रेशमी पौधे, कहीं दुर्लभ बीज। जब वे अर्जुन सेन के छोटे से खेत के पास पहुंचे तो वहां की मिट्टी से एक सुगंध उठी। वहां की फसल उतनी बड़ी नहीं थी, पर पौधे ताजगी से भरे थे। मिट्टी नम और संतुलित थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, ये खेत तो सबसे छोटा है, फिर भी यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ कैसे है? अर्जुन सेन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने बस अपने खेत से बात की है। उसे हर दिन अपना पसीना दिया है। धरती माँ को केवल पानी नहीं, विश्वास भी चाहिए। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से कहा, ये बालक छोटा है, पर इसका ज्ञान और मेहनत इसे महान बनाती है। राजा ने अर्जुन सेन को राज्य का सबसे मेहनती किसान घोषित किया। गांव के लोग हैरान थे। वीरेंद्र सिंह चुप था। राजवीर, जो पहले अर्जुन सेन का मजाक उड़ाता था, अब उसके पास आया और बोला, मैं गलत था अर्जुन, मिट्टी सच में तुझे ऊंचा उठा गई। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। राजा विक्रमदेव ने अर्जुन सेन को पास बुलाकर कहा, बालक, तुम्हारे हाथों में मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति है। क्या तुम राज्य के बाकी किसानों के साथ अपने ज्ञान को साझा करोगे? अर्जुन सेन ने झुककर कहा, महाराज, ये ज्ञान मेरा नहीं, मिट्टी का है। यदि इससे किसी का भला होता है तो मैं अवश्य करूंगा। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन सेन को राज्य कृषि विद बालक की उपाधि दी और उसे राजधानी आर्यनगर में होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविर में जाने के लिए आमंत्रित किया। ये पहली बार था कि धनकपुर गांव का कोई बालक राजधानी जाने वाला था। जब अर्जुन सेन गांव लौटा तो पूरा धनकपुर उसका स्वागत करने उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे आज सम्मान से उसके आगे सिर झुका रहे थे। राजवीर भी आगे आया। अर्जुन, क्या तुम मुझे भी खेती के नए तरीके सिखाओगे? अर्जुन मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, मिट्टी सबकी है, ज्ञान भी सबके लिए है। गांव की हवा जैसे बदल गई। अर्जुन सेन अब केवल धरणे सेन का बेटा नहीं, पूरे गांव की आशा बन चुका था। जब अर्जुन सेन घर पहुंचा, माँ सुहासिनी ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैंने हमेशा भगवान से तेरी उन्नति की प्रार्थना की थी, पर आज लगता है कि भगवान ने तुझ में ही अपना अंश भेजा है। अर्जुन बोला, माँ, आपने और पिताजी ने ही तो मुझे सिखाया है कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। मैं तो बस वही कर रहा हूँ। मिट्टी की सुगंध, चूल्हे की आंच और माँ की ममता, तीनों मिलकर अर्जुन को जगत का सबसे अमीर बना रहे थे। राजधानी जाने की तैयारी शुरू हुई, पर तभी एक नई समस्या सामने आई। धनकपुर गांव के पास की नदी सूखने लगी थी। यदि जल्द उपाय न किया जाता तो अगला वर्ष अकाल का हो सकता था। धरणी सेन ने कहा, बेटा, इस संकट के समय हम तुझे कैसे भेजें? गांव को तेरी जरूरत है। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, पिताजी, जिंदगी ने मुझे दिया हुआ पहला ज्ञान यही है, कर्म वही जो दूसरों के लिए किया जाए। मैं राजधानी भी जाऊंगा और गांव की नदी भी बचाऊंगा। गांव वाले हैरान थे। एक बच्चा नदी कैसे बचाएगा? पर अर्जुन सेन ने फैसला कर लिया था। उसने नदी का निरीक्षण किया और पाया कि जंगल के ऊपरी हिस्से में बड़ी बड़ी झाड़ियां और मिट्टी के ढेर पानी के रास्ते को रोक रहे थे। बरसात का पानी बहकर नीचे आ ही नहीं पा रहा था। अर्जुन ने सबको बुलाकर कहा, नदी नहीं सूखी है, उसका रास्ता बंद हो गया है। यदि हम रास्ता साफ कर दें तो पानी अपने आप वापस आ जाएगा। गांव वालों में उत्साह जग गया, लेकिन समस्या ये थी, ये काम कठिन था और समय कम। तभी पहला हाथ बढ़ा, राजवीर का। उसके पीछे गांव के कई युवा भी आ गए। धरणी सेन ने गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही दिन सभी लोग जंगल के ऊपरी क्षेत्र में जुट गए। झाड़ियां काटी गईं, कीचड़ हटाई गईं, पत्थर हटाए गए। अर्जुन सेन हर किसी को दिशा देता, खुद सबसे कठिन काम करता। उसके छोटे हाथों पर छाले पड़ गए, मगर उसका जज्बा अटल रहा। राजवीर बोल उठा, अर्जुन, तू हम सबसे छोटा है, पर सबसे बड़ा वीर भी। गांव वालों ने पहली बार उसे वीर कहकर बुलाया। 3 दिनों की कठिन मेहनत के बाद जब लोग थक कर बैठे, तभी आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई।
गांव वाले नदी की ओर दौड़े। थोड़ी देर बाद ऊपरी पहाड़ों से पानी की एक पतली धारा बहनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे वो चौड़ी होती गई और फिर गर्जन करती हुई नदी अपने पुराने रूप में लौट आई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन सेन के लिए लोग चिल्लाए, धनकपुर का बेटा नहीं, आर्यावर्त का सच्चा वीर। उसी शाम राजमहल से संदेश आया। अर्जुन सेन तुरंत राजधानी पहुंचे। राजा स्वयं उससे मिलना चाहते हैं और उसे विशेष सम्मान देना चाहते हैं। गांव वालों ने गर्व से आंखें भरी। धरणी सेन ने बेटे को गले लगाया। माँ सुहासिनी ने माथे पर टीका लगाया और कहा, जाओ बेटा, कर्म भूमि पर अपना प्रकाश फैलाओ। तुम अभी बहुत सी मिट्टियों को सोना बनाओगे। अर्जुन सेन ने हाथ जोड़े और कहा, माँ, ये तो बस शुरुआत है। असली कर्म भूमि तो मेरे सामने अब खुल रही है। अगली सुबह अर्जुन सेन अपने माता पिता और गांव वालों के आशीर्वाद के साथ राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी के ऊंचे दरवाजे, सुनहरी दीवारें और विशाल शिवालय देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से भर उठीं। महल के द्वार पर सैनिक बोले, महाशय, क्या आप ही अर्जुन सेन? जी। उनकी आवाज में सम्मान था। महाराज, आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन सेन के मन में हल्की घबराहट और उत्साह दोनों थे। जब वो राजसभा गृह में पहुंचा तो राजा विक्रमदेव सिंहासन से उठकर स्वयं आगे आए। उन्होंने अर्जुन सेन के सिर को छुआ और कहा, बालक, तुमने न केवल खेत को उपजाऊ बनाया बल्कि अपने गांव की नदी भी बचाई। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और साहस दुर्लभ है। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। राजा ने आदेश दिया, अर्जुन सेन को राज्य का कृषि नवाचार दूत बनाया जाता है। यह पद पूरे राज्य में कृषि सुधार लाने वाले व्यक्ति को ही मिलता था, और वह भी पहली बार किसी बालक को। राजा ने अर्जुन सेन को राज्य के महान कृषि वैज्ञानिक आचार्य कार्तिकेय के पास भेजा। आचार्य कार्तिकेय उम्र में बड़े, गंभीर और ज्ञान के भंडार थे। पहली मुलाकात में आचार्य ने पूछा, बेटा, बताओ, तुम सीखना क्या चाहते हो? फसलें उगाने की कला या धरती को पढ़ने की क्षमता? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं धरती की भाषा सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जो धरती को समझ ले वही भविष्य बदल सकता है। आचार्य कार्तिकेय मुस्कुरा उठे। अच्छा, बहुत अच्छा। यही तुम्हें एक सच्चा कर्मभूमि का वीर बनाएगा। और फिर शुरू हुआ अर्जुन की जिंदगी का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण। अर्जुन को रोज सुबह पहाड़ की चढ़ाई करनी होती, जहां अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती थी। उसे मिट्टी को छूकर बताना होता कहाँ कौन सी फसल उगेगी, किस मिट्टी को कितना पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी बीमार है, कहाँ किस प्रकार की खाद बन सकती है। आचार्य हर गलती पर उसे दंड नहीं देते, बल्कि कहते, गलती मिट्टी की नहीं, समझ की होती है, और समझ समय और तपस्या से मिलती है। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ, धरती भी एक जीवित प्राणी है, बस उसकी आवाज सुनने के लिए मन को शांत करना होता है। इसी दौरान एक बुरी खबर आई। राज्य के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। वहां की भूमि अचानक अनुपजाऊ हो रही थी, फसलें सूख रही थीं, किसान परेशान थे और भोजन संकट की आहट साफ सुनाई दे रही थी। राजा ने आपातकालीन सभा बुलाई। आचार्य कार्तिकेय ने कहा, महाराज, इस समस्या को समझने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें धैर्य, दृष्टि और धरती से सच्चा संबंध हो। मेरी राय में अर्जुन सेन को भेजा जाए। सभागृह में सन्नाटा फैल गया। एक बार फिर एक बालक राज्य की उम्मीद बन गया। राजा ने अर्जुन की ओर देखा। बालक, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? ये यात्रा कठिन होगी, पर राज्य तुम्हारे साहस को सलाम करता है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा। कर्मभूमि पुकारे तो वीर पीछे नहीं हटते। पूरी सभा ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। अगले ही दिन अर्जुन सेन उत्तरी प्रांत कल्याणपुर की ओर रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। मिट्टी फट चुकी थी, नदी का पानी काला हो गया था, खेतों में अजीब सी दुर्गंध थी, पौधों के पत्ते काले पड़ गए थे, किसान डर चुके थे। ये धरती मर रही है बेटा, हम क्या करें? अर्जुन ने मिट्टी उठाकर सूंघी, उसे हाथों में मसल कर देखा।
फिर उसकी आंखें तेज हो उठी। ये प्राकृतिक समस्या नहीं है, किसी ने जानबूझकर भूमि को विषैला बनाया है। किसान चौंक गए। अब ये समस्या केवल खेतों की नहीं थी, ये एक साजिश थी। और एक बार फिर अर्जुन सेन का सामना एक ऐसी चुनौती से होने वाला था जो उसकी हिम्मत और बुद्धि दोनों की परीक्षा लेगी। किसानों में फुसफुसाहट फैल गई। अर्जुन ने फैसला किया कि वो रात में खेतों की रखवाली करेगा। चांद बादलों में छुपा था, हवा में हल्की बदबू तैर रही थी। अचानक उसे दूर से खर खर जैसी आवाज सुनाई दी। वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। 3 काले कपड़ों में आदमी मिट्टी पर कुछ छिड़क रहे थे। उनके हाथों में चमकते लोहे के छोटे डिब्बे थे, जिनसे निकलता धुआं मिट्टी को काला कर रहा था। एक आदमी बोला, ठीक से फैलाओ, कल्याणपुर की धरती जितनी जल्दी मरेगी उतना ही जल्दी हमारा मालिक खुश होगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया ये प्राकृतिक नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी। जैसे ही वो पास जाकर देखने की कोशिश करता, उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी चर्र कर टूटी। काले कपड़ों वाले लोग मुड़े। कौन है वहाँ? अगले ही पल मशालें जल उठीं और वे अर्जुन के पीछे दौड़ पड़े। अर्जुन खेतों के बीच से बिजली की तरह भागा, लेकिन उनमें से एक बहुत तेज था। उसने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। छोटे जासूस, बहुत चालाक बन रहे हो। अर्जुन ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया, मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी और फिर अंधेरे में गायब हो गया। वो मुश्किल से बच पाया। सुबह होते ही अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग किसान कैलाश बाबा के पास पहुंचा। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, बेटा, तुमने काले लोग देख लिए ना? अर्जुन चौंक गया। बाबा, आपको कैसे पता? कैलाश बाबा ने कांपते हुए जवाब दिया, एक ऐसा शत्रु जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, काल भैरव रसायनाचार्य। धरती को जहर बनाना उसकी काली विद्या है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कौन चाहता है कि हमारी धरती मरे? कैलाश बाबा ने कांपते हुए जवाब दिया, एक ऐसा शत्रु जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, काल भैरव रसायनाचार्य। धरती को जहर बनाना उसकी काली विद्या है। अर्जुन की आंखों में संकल्प की चमक आ गई। मुझे अंधकगिरी जाना होगा, उसने कहा, और ये जहर फैलाने का राज जानना होगा। किसानों ने डर कर सिर हिला दिया। नहीं बेटा, वहाँ मौत रहती है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। जो धरती माँ के लिए खड़ा होता है उसे मौत भी छू नहीं पाती। और वो अकेला ही अंधकगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा, जहाँ उसका सामना होने वाला था काल भैरव के काले विज्ञान से और एक ऐसे रहस्य से जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता था। अर्जुन तड़के ही निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंधकगिरी के पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी, पेड़ सूखे और टेढ़े दिखने लगे। पहाड़ मानो किसी अंधेरे रहस्य को छुपाए बैठे हों। अचानक रास्ते में एक टूटा हुआ पुल मिला, जिसके नीचे गहरी खाई थी। अर्जुन ने लंबी सांस ली, दौड़ लगाई और छलांग मारकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, काल भैरव द्वारा फैलाए इस जहर का सच जानना। कुछ दूरी पर उसे एक संकरी गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। अर्जुन दीवारों से चिपकते हुए अंदर गया। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस थम गई। मिट्टी को काला बनाने वाले कई रासायनिक पात्र, नदी का पानी दूषित करने वाली नलियां और दीवार पर राज्य का नक्शा, जिसमें अलग अलग प्रांतों पर लाल निशान। तो वे पूरे राज्य को जहर बनाना चाहते हैं, अर्जुन ने बुदबुदाया। लेकिन तभी एक भारी आवाज गुफा में गूंजी। तो ये सब देखने वाला छोटा वीर तुम ही हो? अर्जुन घूम कर खड़ा हो गया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी था, काली पोशाक, लंबी दाढ़ी और आंखों में खतरनाक चमक। वो था काल भैरव रसायनाचार्य। काल भैरव हंसा। लोग मुझे डरते हैं और तुम अकेले यहाँ चले आए। तुम नहीं जानते, इस धरती का भविष्य अब मेरे हाथों में है। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, धरती माँ किसी की गुलाम नहीं होती। तुम्हारी काली विद्या मेरे राज्य को नहीं बांध सकती। काल भैरव में एक काला धुआं उसके ऊपर छोड़ दिया, पर अर्जुन ने मिट्टी का नमूना उठाकर उसे धुएं के रास्ते फेंका। धुआं तुरंत गायब हो गया। काल भैरव चौंका। ये कैसे? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव कार्तिकेय ने सिखाया है, हर जहर का हल उसी मिट्टी में छिपा होता है जिसे तुम मारना चाहते हो। अर्जुन ने तेजी से गुफा के अंदर पत्थरों को हटाकर एक बड़ा पानी का पात्र उलट दिया। शुद्ध पानी पूरे कमरे में फैल गया और काल भैरव की मशीनें फड़फड़ाकर बंद पड़ गईं। काल भैरव गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। अर्जुन ने कामली कहा, हम किसान हैं, धरती को मारने वालों को मिटाने में
हमें देर नहीं लगती। काल भैरव अर्जुन पर झपटा, पर गुफा की छत पहले ही कमजोर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज हुई, छत का बड़ा हिस्सा गिरा और काल भैरव मलबे में दब गया। अर्जुन तुरंत बाहर निकल आया। अंधक गिरी के नष्ट होते ही कल्याणपुर की मिट्टी में धीरे धीरे जान लौटने लगी। नदी का काला पानी साफ होने लगा। किसानों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। राजा विक्रमदेव ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, बालक, तुमने राज्य की रक्षा की है। तुम केवल कृषि नवाचार दूत नहीं, इस राज्य के धरती वीर हो। अर्जुन मुस्कुराया। महाराज, वीर वही है जो धरती माँ की पुकार सुने। अंधकगिरी की गुफा टूटने के बाद अर्जुन पहाड़ से नीचे लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी, पर आंखों में जीत की चमक। कल्याणपुर के किसान उसे देखते ही दौड़ पड़े। बेटा, हमारे खेतों में फिर हरियाली लौट रही है। नदी की बदबू खत्म हो गई। मिट्टी में फिर से नमी आ रही है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि काल भैरव की मशीनें टूटते ही धरती ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने गांव वालों को सिखाया मिट्टी को ठीक करने वाले प्राकृतिक लेप, दूषित जमीन को शुद्ध करने की विधि, नदी के पानी को साफ करने के घरेलू उपाय और मिट्टी को ताकत देने वाली नई खाद। कुछ ही दिनों में खेत जो काली राख जैसे दिखते थे, अब हल्की हरी घास से ढकने लगे। किसानों की आंखों में डर की जगह उम्मीद लौट आई। एक सुबह राजा विक्रमदेव के दूत घोड़े पर पहुंचे। अर्जुन सेन जी, महाराज ने आपको राजधानी बुलाया है। कहते हैं अर्जुन को राज्य के आगे सम्मानित किया जाए। किसान खुशी से झूम उठे। सबने उसे फूल, फल और मिठाइयाँ दी। कैलाश बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, धरती ने तुझे चुना है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ जीवन लौटेगा। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। वो अगली सुबह राजधानी की ओर निकल पड़ा, इस बार एक योद्धा की तरह जो युद्ध जीत कर लौट रहा था। अर्जुन जब राजधानी पहुंचा तो महल के बाहर ही ढोल नगाड़े गूंज उठे। सैनिकों ने घोषणा की, अंधकगिरी का संकट समाप्त करने वाले धरती वीर अर्जुन सेन पधारे हैं। राजसभा में राजा विक्रमदेव स्वयं खड़े हो गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बालक, तुमने न सिर्फ कल्याणपुर को बचाया बल्कि पूरे राज्य को विनाश से लौटाया है। फिर राजा ने अर्जुन के कंधों पर स्वर्ण पट्टी रखी और घोषणा की, आज से अर्जुन सेन को राज्य का मुख्य कृषि रक्षक घोषित किया जाता है। सभा तालियों और जयकारों से भर उठी। राजा ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम हमारे महल में रहकर राज्य की सेवा करोगे? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर विनम्रता से बोला, महाराज, मेरा घर महल नहीं, धरती है। मैं उन गांवों में जाकर रहना चाहता हूं जहां लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं, जहां मिट्टी को नई उम्मीद चाहिए। राजा मुस्कुराए। यही तुम्हें महान बनाता है बालक। कुछ ही दिनों में अर्जुन अपने गांव लौट आया, पर अब वो वही छोटा लड़का नहीं था। अब वह धरती को पढ़ने वाला, किसानों को राह दिखाने वाला और संकट में कूद पड़ने वाला सच्चा कृषि रक्षक था। जहाँ भी मिट्टी रोती, जहाँ भी खेत सूखते, जहाँ भी किसान हार मानते, वहाँ एक नाम पुकारा जाता, अर्जुन सेन को बुलाओ, धरती का वीर आ जाएगा। और अर्जुन मुस्कुराकर पहुंच जाता, क्योंकि उसे पता था धरती माँ जिसके साथ होती है उसे कोई नहीं हरा सकता।